नमस्कार, मैं मैथिली शरण गुप्त, चेयरमैन क्राइम फ्री भारत मिशन, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर एवं अपराध मुक्तिकरण संस्था। मैं आज इस मंच से माननीय डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी का स्वागत करता हूं और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हम ऐसे महान व्यक्ति को जो कि इन्होंने इस फील्ड में इतना काम किया है, वो उनको हम अपने बीच में पाके और उनसे उनके विचार सुन के मेरे ख्याल से इस जो बृहद विजन है, बृहद मिशन है, जिससे कि इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की संभावना है, शायद हम लोग मिलके ऐसे भारत को स्थापित कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को मुखातिब होने के पहले हल्का सा परिचय माननीय अग्रवाल जी का देना चाहूँगा। आप चेयरमैन हैं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ। आप एडवाइजर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, डिजिटल सिलेबस रिव्यू कमेटी के भी आप सदस्य हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। Then you are the visiting faculty in Ministry of IT and Electronics. You are also the MSME and Ministry of the Home Affairs and other affiliated organizations. He is the founder chairman of Computer Society of India, Noida chapter. He is the national convener of the Digital Judiciary and Cyber Law of Computer Society of India. He is a visiting faculty of the PhD Chamber of Commerce and Institute of the Chartered Accountant of India. He is a trainer on cybercrime investigation and economic law to law enforcement agency, and he is author of the first book on cybercrime investigation and digital forensic in Hindi and English both. तो ऐसा जनरली कम होता है कि दो भाषाओं पे इक्वल कमांड के साथ कोई किताब सामने आए। आपने बेसिकली 20+ इंडस्ट्रीज में वर्टिकल्स में आपका अनुभव है और मेरे ख्याल से आपको परिचय देने के लिए मुझे शब्द कुछ कम पड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर अनुज अग्रवाल का स्वागत करता हूं और आह्वान करता हूं कि वो एक क्राइम फ्री भारत मिशन से मिले, में जुड़ें और एक बहुत ही ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से हम जुड़ें, जिससे हमारी म्यूचुअल स्ट्रेंथ देश के हित में काम आ सके। जो मैं महसूस करता हूं कि अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत आइसोलेटेड ढंग से छोटा सोच पाते हैं, और जब छोटा सोचेंगे तो उसका कुछ परसेंटेज हम हासिल कर पाते हैं। तो जब तक कोई बड़ी इंटीग्रेटेड विजन या बृहद पिक्चर नहीं होगी, तब तक हमारी मंजिल वो छोटी ही रहेगी। तो मैं डॉक्टर अग्रवाल साहब को थोड़ा सा क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में बताना चाहूँगा। ये मिशन हम लोगों ने 2015 से इस पे काम चालू किया था। 2017 में इसको GRP हेल्प ऐप एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम के नाम से इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया अंडर माइक्रो मिशन 06 of the BP and R&D government of MHA और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर जब मैं DG रेलवे था उस समय ये कंसीव किया था। फिर घूम फिर के मैं DG पुलिस रिफॉर्म बन गया, और उस समय ये लोगों से दबाव आया, सुझाव आया कि शायद नॉर्मल पुलिसिंग को, डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग को इस कॉन्सेप्ट की ज्यादा जरूरत है। तब हमने DG पुलिस रिफॉर्म की हैसियत से क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम विथ यूज ऑफ 21 टेक्नोलॉजी कंसीव किया, और इसको माइक्रो मिशन 6 के तहत नेशनल पुलिस मिशन के रूप में ये इस समय मान्यता प्राप्त है। अभी 29 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें एक बॉडी एक टीम बनाई गई है, स्टडी कम इम्प्लीमेंटेशन टीम। उसमें मैं प्रोजेक्ट लीडर हूं, और एक ऑफिसर BPRND से और एक ऑफिसर NCRB से उस टीम का हिस्सा है।
और इस तरीके से अब जो है हम इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ रहे हैं। क्राइम फ्री भारत के जो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो हम क्राइम जो है रेलवे क्राइम्स और क्राइम इन रेलवे जुडिक्शन, उसमें काफी हद तक हम जो है ना इंटीग्रेट कर रहे हैं, काफी कुछ कर चुके हैं। और क्राइम फ्री भारत की सबसे बड़ी बात है कि इट इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सर्टेनिटीज। अभी हमारे सिस्टम में कोई सर्टेनिटी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अपेक्स कोर्ट ने जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 5 सिक्वेंशियल जजमेंट दिए हैं, और उसका निचोड़ ये है कि यदि रिपोर्ट से अपराध का होना परिलक्षित होता है तो उस अपराध को जो है पंजीयन करने की जो है पुलिस की जिम्मेवारी है, वो उसको रजिस्टर ना करे, इसकी उसे छूट प्राप्त नहीं है। ये सिक्वेंशली 5 जजमेंट में अपेक्स कोर्ट ने ये बात कही है। लेकिन यदि हम जमीन पे देखें तो अभी भी अपराधों का पंजीयन एक अपने आप में चुनौती होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। और वहीं पर एक दूसरा पहलू भी है कि कुछ कपटे लोग मासूम लोगों के खिलाफ जो है झूठा, फैब्रिकेटेड और एग्जैजरेटेड अपराध पंजीयन भी आसानी से करा ले रहे हैं। तो ये डबल जेओपार्डी हो रही है। मतलब उसकी सही बात लिखी नहीं जा रही है और उसके खिलाफ गलत बात लिख ली जा रही है, और कुल मिला के वो कहाँ जाए। वो ऑलरेडी ही त्रस्त इंसान था, क्योंकि अंग्रेजों ने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में 2 पार्ट में जो है ना पूरे कानून को बांटा हुआ है। लेकिन एक सुविधाहीन, साधनहीन व्यक्ति, वो जो है उसके यदि खिलाफ यदि कोई असंज्ञेय अपराध भी होता है तो वो कहाँ जाए। क्या सॉवरेन स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है कि अंडर आर्टिकल 21 के तहत, जो कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसका जो है इंटीग्रल पार्ट है कि सर्टेनिटी के साथ आपकी एफआईआर लिखी जाए, सर्टेनिटी के साथ जो है ना आपकी पुलिस कैपेबल हो जो उसे डिटेक्ट करे, सर्टेनिटी के साथ जो है ना उसमें कन्विक्शन हो। ऐसा एक्सपेक्ट करना जो है अंडर आर्टिकल 21 इज एब्सोल्युटली जो है इसेंशियल। तो क्राइम फ्री भारत मिशन इज ऑफरिंग 5 certainties. Certainty number 1, certainty of registration of FIR even without visiting police station. This even without visiting police station is very important, and इसके पूरे नटबोल्ट्स बना लिए गए हैं। और इसमें जो है जो लीगल कानून है उसका बहुत ध्यान रखा गया है। तो 154(1) के तहत ये जिम्मेवारी है पुलिस की कि वो FIR दर्ज करे। तो सिस्टम जो है जो जिन व्यक्तियों के पास जो है ना टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, वो भी IoT डिवाइसेस के बटन दबा के जो नियरेस्ट वॉलंटियर है, ट्रेन वॉलंटियर, वो उनके पास पहुंच जाएगा। और उस वॉलंटियर को इज ए जस्ट कैरियर ऑफ दैट मोबाइल फोन, जहां पे कि पावरफुल जो है ऐप अपलोडेड है, और जो आपसे इंटरेक्ट करके आपकी FIR का कंटेंट आपसे एक्सट्रैक्ट करेगा, उसमें जो संबंधित कानून की धाराएं लगाएगा। और इसके बाद जो है आपको जो है 4 तरीके की सिग्नेचर करने का उसमें प्रावधान रखा गया है, और फिर वो CCTNS के माध्यम से थाना प्रभारी के डेस्क पे जो है अवतरित हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। एंड थाना प्रभारी यदि उसमें अपने सिग्नेचर कर देता है तो ये लीगली एक्सेप्टेबल FIR बन जाएगी। अब अज्यूम करिए कि यदि थाना प्रभारी को कुछ अड़चन है और वो उसके पास कोई पॉइंट है जिसके कारण उसको लगता है कि नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है, तो देन ही कैन राइट हिज रीजंस। द मोमेंट ही पुट्स दोज रीजंस एंड पुट हिज सिग्नेचर, तो सिस्टम जो है ना पूरे कंटेंट के साथ उसको SP के पास ले जाता है, अंदर ही अंदर CCTNS के अंदर। और फिर वो जो कंसर्न जो है SP जिसका जुडिक्शन है, उसकी जो है ना डेस्कटॉप पे इमर्ज होता है, उसके मोबाइल फोन पे इमर्ज हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों वर्जन रखे गए हैं, ऐप वर्जन भी है और डेस्कटॉप वर्जन भी है। तो वो जो है वहां इमर्ज होगा। एंड 154(3) में SP के ऊपर एक लीगल जिम्मेवारी है कि यदि थानेदार FIR ना लिखे तो SP की 154(3) में एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो जनरल सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो 36 CRPC के तहत जनरल सुपरवाइजरी उनके जो पावर होते हैं,
लेकिन एसपी को 154(3) में बहुत ही स्पेशल पावर दिए गए हैं और उसकी डिपेंडेंसी जो है उसी थाना प्रभारी के ऊपर नहीं है। लॉ सेज कि ही कैन टेक कॉग्निजेंस, either he can conduct the investigation or inquiry himself or he can mark it to the any subordinate officer. The subordinate officer so जो है ना interested by the SP, he will get all the power of SHO for this particular case. It means SP की डिपेंडेंसी जो थाने की हायरार्की है उसके ऊपर नहीं है और जिस व्यक्ति को वो नॉमिनेट कर देते हैं वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उस केस में उसे थाना प्रभारी के सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इतना पावरफुल सिस्टम है। फिर जो है सिस्टम जो है यदि मान लो एसपी को भी कुछ कारण होते हैं और वो जो है यदि नहीं बता पाता मतलब एग्री करता है तो जैसे थानेदार ने अपने कारण लिखे हैं ऐसे ही एसपी को कारण लिखना है। देन जो है सिस्टम दोबारा कंप्लेनेंट के पास जा रहा है और कंप्लेनेंट से कह रहा है कि भाई देखिए एसपी ने ये कहा है, थानेदार ने ये कहा है, आप ये बताइए आपने जो मुझे बात कही है वो सही है या गलत है और आप इसे परस्यू करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। तो एज्यूम करता है कि यदि कंप्लेनेंट कहता है कि नहीं साहब मैं परस्यू नहीं करना चाहता हूं तो इमीडिएटली जो है वो कंप्लेनेंट को वार्न करेगा कि आपका ये कंडक्ट है कि 211 182 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है, यू आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड विद सर्टेनिटी। अब सेकंड ऑप्शन बताते हैं कि वो कहता है नहीं साहब मैंने तो सही बात कही, जो एसपी कह रहे हैं एसएचओ कह रहे हैं वो सही नहीं है। देन सिस्टम विल जनरेट वन एफिडेविट एंड उस एफिडेविट पे जो है जैसे ही वो अपने डिजिटल सिग्नेचर करता है तो एक आईसीजेएस सिस्टम है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिससे पुलिस जेल जुडिशरी सभी जुड़े हुए हैं। तो उस रूट से जो है वो 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगा और यदि मान लो मजिस्ट्रेट से भी उसको न्याय नहीं मिलता है तो कुछ ब्रिली केसेस में सिस्टम उसे हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट से रिलीफ दिलाएगा। इस हद तक जो है सर्टेनिटी ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ एफआईआर, जब वो आपको सर्टेनिटी ऑफ कॉग्निजेंस एफआईआर दे रहा है उसी समय आपको जो है वो आपको एक काउंटर जो है ना गारंटी भी दे रहा है कि फैब्रिकेटेड और एग्जैजरेटेड एफआईआर के केस में उसे जो है ना 182 211 के तहत वो दंडित करने की कार्रवाई भी करेगा। इट इज दैट काइंड ऑफ द पावरफुल सिस्टम, इट इज दैट काइंड ऑफ द पावरफुल सिस्टम। तो देन देयर इज अ सेकंड सर्टेनिटी, दैट सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन। तो सबसे बड़ा जो है ना इसमें वो है कि आज की पुलिस बहुत ओवरबर्डन है, तो पुलिस को डीबर्डनिंग और डी स्ट्रेसिंग की कार्रवाई है। देन आम जनता को एक बहुत बड़ी गारंटी इस मिशन के तहत दी जा रही है, दैट इज द गारंटी ऑफ राइट टू द प्राइवेसी। देन जो है पुलिस ऑफिसर विद ए वेरी नॉर्मल जो है ना इंटेलेक्ट, ही वुड बी इन पोजिशन टू डू स्टेट ऑफ आर्ट इन्वेस्टिगेशन। ऐसा जो है ना इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम उसको दिया जा रहा है और बैकएंड पे जो है जो हिस्टोरिकल डाटा सेट है उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके इन्वेस्टिगेशन लीड के रूप में उसे परोसा जाएगा। जो लोग इस अपराध को घटित करने की स्थिति में हैं उनको जो है ना फोटो जो है ना रियल टाइम बेसिस पे पुश कर किए जाएंगे, जिसको जो है वो थाना प्रभारी या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विटनेस को दिखा के यदि अपराधी उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपका क्राइम डिटेक्ट हो गया। यदि ये मान लें कि कोई नया अपराधी है जिसका सिस्टम में फोटो ही नहीं है तो वही ऐप जो है उसको डिजिटल पोर्ट्रेट बनाने का भी फैसिलिटी दे रहा है और ये डिजिटल पोर्ट्रेट मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट में जो है ना वो डिजिटल पोर्ट्रेट बनाया जा सकेगा। ऐसा पावरफुल सिस्टम जो है ना हैंड ओवर किया जा रहा है। देन इट इज हेल्पिंग आउट इन रिक्विजिशनिंग अंडर 91 ऑफ द सीआरपीसी। तो स्टेट ऑफ आर्ट जो है सिस्टम पीछे काम करेगा और सर्टेनिटी के साथ वो एविडेंस को कैप्चर करने में मदद करेगा, चाहे वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास हो, बैंक के पास हो, रेवेन्यू ऑफिसर के पास हो, हॉस्पिटल अथॉरिटी के पास हो, कोऑपरेटिव अथॉरिटी के पास, जिस किसी के भी पास हो, ये सिस्टम जो है ना जाके जो है ना उनको लेके आएगा। और यदि कोई ऐसी अथॉरिटी है जो कि कोऑपरेट नहीं करेगी तो उस अथॉरिटी को वो 91 रेड विद 180 एंड 8 जो है आईपीसी की धारा उसके तहत उसे प्रोसिक्यूट भी करेगा। तो जो अभी एक टेंडेंसी बन गई है नॉट टू फॉलो, वो टेंडेंसी कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रोल में आएगी और
फिर जो है जो एविडेंस जो है वो बहुत आसानी से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस पे पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही ढेर सारे जो है एविडेंस विल कम फ्रॉम द सीसीटीवीज एंड IoT devices. Those will also be captured on the real time basis, will be given by the system to the police officer. So police officer will be a very powerful person, and back end में it is integrating experts and टेक्नोलॉजी को कोर्ट में भेजने की बजाय वो जो फीड जो सिस्टम ने जनरेट की है वो एक्सपर्ट को भेज रहा है, और एक्सपर्ट से ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस पे उसको इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट मिल पाएगा। सो देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन, then it is helping out the court, and then there is a full system जिसके माध्यम से हम वीडियो बेस्ड कोर्ट ट्रायल के माध्यम से आज से बहुत ज्यादा इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव जो है कोर्ट ट्रायल सिस्टम ला पाएंगे। और हमारे विटनेस को कोर्ट में नहीं जाना होगा, तो अभी हम जो विटनेस नहीं पा पाते हैं वो खत्म हो पाएगी। वी कैन गिव द ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर विटनेस, वी कैन गिव द ड्यू कन्वीनियंस टू द विटनेस, and we can जो है ना the 3 protocol for there also. One protocol will be identity protocol, second will be that he is not under duress, that protocol, third protocol will be the witness protocol, and उसके हम वो एट्रीब्यूट्स भी पकड़ पाएंगे, जैसे यूं करिए कि वो हकला रहा है, पसीना आ रहा है, उसकी टांग कांप रही है, तो प्रोबब्ली हम उसको दिखा भी पाएंगे, और प्रोबब्ली एक रेफरेंस और इन्फ्रेंस भी जो है ना वहां पर सब टाइटल के रूप में अवेलेबल हो सकेगा, विच कुड बी एन एड टू द मजिस्ट्रेट। फिर हम जो है ना डिफेंस लॉयर को भी काफी हद तक जो उसकी जो गिमिक है और जो उसके नाटक हैं उनको भी वो कंट्रोल कर पाएगा। तो कुल मिला के हम बहुत फास्ट जो है ना ट्रायल कर पाएंगे, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम कन्विक्शन पा पाएंगे विद सर्टेनिटी। देन वी आर वर्किंग फॉर हाउ टू डिसॉल्व द पेंडिंग केसेस ऑफ 3 करोड़ जो अभी जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड है, क्या कैन बी रियली अटैक ऑन दैट? सो वी हैव डेवलप्ड ए फुल विजन एंड फुल प्रोटोकॉल हाउ टू डू दैट। So we will be coming with a very out of box thinking, and we would be helping out the court in removing the pendency and coming out with a very advanced court trial system, that too within the present legal framework. तो थोड़ी बहुत enabling की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत enabling की जरूरत नहीं होगी। एंड इसके बाद जो है, because we are capturing so much of the जो है ना information, so with certainty we can draw the inference that this criminal is going to commit crime, and with certainty we would be in position to intervene, and through smart intervention process we would be in position to prevent that person from committing crime. और हम इस समय जो है, जो जैसे विकास दुबे जैसे केस में कि पुलिस पहुंचती है और उसको 8 पुलिस वालों को जो है ना वो शूट कर देता है, ऐसे हालात निर्मित नहीं करेगा। ऐसी स्ट्रेटेजी भी बैक एंड में बिल्टअप कर दी गई है, की जा रही हैं। दैट काइंड ऑफ द पावरफुल सिस्टम इज बीइंग डिजाइन्ड। और जो कहते हैं कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, वही बात जो है अपराधी के लिए है। तो अपराधी अपनी गली में शेर होता है, तो हम अपराधी को वहां पकड़ेंगे जहां उसकी हैसियत कुत्ते की होगी। तो अग्रवाल साहब इस बात से सहमत होंगे कि टेक्नोलॉजी के हम उस पड़ाव पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जहां पे हम बिहेवियर से लेके उसके एसोसिएट्स, मूवमेंट, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस निकाल के काफी हद तक सर्टेनिटी तक हम ये काम कर पाएंगे। इसमें कोई किसी संदेह का कोई आधार नहीं है। धीरे धीरे जो है ना हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और हम ऐसा कर पाएंगे। और जब हमको सब कुछ ही मालूम है, तो व्हाई टू रियली अलाउ द क्रिमिनल्स to remain criminal? So the fifth certainty it is granting, identifying criminals, identifying their skill set, identifying the skill set gap, providing them the state guarantee, providing them the state finances, and rehabilitating that criminal. So when there will be certainty of the registration, certainty of the detection, certainty of conviction, certainty of prevention, and then certainty of rehabilitation, then very few people will be left in free to commit crime, and that's how we would be in position to जो है ना ensure crime free भारत। and इसमें बहुत ज़्यादा revenue का flow हो रहा है। तो I will not explain much because otherwise it will take away the time, but in nutshell I will say there will be 5 revenue stream also। तो 5 certainties and 5 revenue stream। पहली revenue stream is flowing from
सेक्शन 39 एंड 43 CRPC से, that is the capturing of the violation of small crime which are compoundable, एंड उसके एविडेंस को, जैसे हम FIR को रूट कर रहे हैं, ऐसे ही हम इस एविडेंस को रूट करके उसको चालान में कन्वर्ट करेंगे, एंड 50% मनी विल गो टू द स्टेट एंड 50% मनी विल गो टू द वॉलंटियर और द मशीन, ऑनर ऑफ द मशीन. देन द सेकंड जो है, इट इज बाय द सर्विसेज. सो सेकंड रेवेन्यू विल बी flowing from the services of the summons and warrant. So in future, police officer will not be doing this summons warrant business. This will be done by the public and closer public, and within few hours we will be in position to execute our summons warrant and other court processes. So second revenue will be coming from execution of the summons warrant and other processes. Then third revenue will be coming from the expert revenue. तो कानून में ऑलरेडी काफी बदलाव हो गया है. पहले एक सेक्शन 45 CRPC का एविडेंस एक्ट का हुआ करता था, अब उसमें ABCD बहुत सारे सेक्शन जुड़ गए हैं, एंड आगे चल के हम इसमें और भी जोड़ेंगे. तो देयर विल बी n नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स, और उन एक्सपर्ट्स की जो ना सर्विसेज रियल टाइम बेसिस पे ली जाएंगी, और दे विल बी गिवन द रेवेन्यू स्ट्रीम. तो थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी फॉर द एक्सपर्ट, एंड द फोर्थ रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर द क्राइम रिलेटेड टास्क. तो सिस्टम विल बी अलॉटिंग द क्राइम रिलेटेड टास्क एंड विल बी getting that information and will be making available to the police. So police will be very powerful. So fourth revenue will be coming from the crime related task, and the fifth revenue we intend to help each and every citizen in their own niche professional area. So the fifth revenue will be going or will be coming from their own professional work. So that's how the five revenue stream would be there. We anticipate that our per capita income is going to triple, and probably the GDP might be multiplied by the 5 times. That kind of the flow of revenue will be taking place in such a fast speed that it will change the very face and fate of the country. One thing जो है डॉक्टर साहब, आप you will agree कि इसमें टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन विद द ह्यूमन एंड एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस, एंड इसमें साइबर का जो है ना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा. साइबर का जो है सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, साइबर इन्वेस्टिगेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा. एंड आई विल से कि टाइम हैज कम व्हेन वी हैव टू रीनेगोशिएट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. So internet protocol should also be divided into the five components. Number one, the communication protocol. Number two, the device identity capturing protocol. Number three would be identity capturing protocols, and thereafter location capturing protocol. And location यदि उसकी susceptible जगह पे है, गलत जगह पे है, तो there will be another protocol that will be for एडिशनल प्रोटोकॉल फॉर द सिक्योरिंग साइबर स्पेस. तो वो यदि कोई अपने जो है ना लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करता है, तो वी वुड बी इन पोजीशन टू प्रोसिक्यूट दैट पर्सन विद सर्टेनिटी, इवन इफ ही इज नॉट जो है ना विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ आवर कंट्री. दैट काइंड ऑफ द पावरफुल सिस्टम वी हैव conceptualized, and we have made many modules of it. Now we have to work as a team to जो है ना work a little faster so that its benefit is available to the public. It is already जो है a national police mission, but I am of the strong view कि this kind of the large vision cannot rectify unless we get the blessing of Honorable Prime Minister. So through this month we sincerely जो है ना pray that a project है वो सीधे जो है ना माननीय प्रधानमंत्री के सामने जो है प्रेजेंट किया जाए, so that उनकी शक्ति और उनकी blessing से we can reach to the that end, so that the public should start getting benefit of 5 certainties and 5 revenues. So with this introduction, I request Dr. Anuj Agrawal to please जो है give that background, so that how we can really these 3 dimension which is your expert domain also. So how these dimensions जो है ना you would like feel that can be best utilized for crime free Bharat. Dr. Anuj Agrawal. Thank you, sir.
It is pleasure to join you in this mission. And as you very rightly said, that justice not only needs to be done, but it also needs to be seen. And the justice delayed is equivalent to, I will say, propagating the crime or abetting the crime. Now, as you very rightly said, that it is the responsibility of the police officers, especially the SHO, which is a very special legal position created as per the law, that anybody who is coming with a grievance, with a complaint, his FIR should be registered. And there are very many cases in which Honorable Supreme Court has already said that FIR is only taking cognizance of a grievance. It has no further meaning. So the police officers should be welcoming any complainant because it is their legal obligation to accept and record in the manner provided any kind of complaint being made. Whether the complaint is actionable or not, this decision cannot be immediately taken because of various factors, complexities, and low level of education of the people. So they may not be able to properly narrate or understand that whatever they are saying, whether it is worth complaining to the police or it is not to be complained to the police and sorted out at home. For example, various domestic violence matters or other small petty issues. But the law is law. Once it is laid down by the parliament, it has to be followed. You are again very right to say that the entire process laid down in the judgment Lalita Kumari versus the state of UP was to facilitate the law which is already there under section 154(1) CRPC, that to avoid the false cases being foisted on certain people, the investigating officer, SHO and the SP, they have been given leeway in certain kind of cases to do a little bit of preliminary understanding. I will not say investigation, preliminary inquiry or preliminary understanding whether the case is worth taken up. But there the Supreme Court has already put a limit of 1 week. What is happening today? It is not being followed. Either false cases are regularly being taken up, or in the name of preliminary inquiry, this inquiry is going on for months, even for years, and then cases are not being registered. Now, by introduction of processes with the help of technology, should be able to help this positively. तात्पर्य ये है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर निकटवर्ती थाना क्षेत्र में जाता है या जहां पर भी उसको घटना घटती है वहां जाता है, पुलिस अधिकारी विभिन्न कारणों से उसकी कंप्लेंट नहीं ले पाते हैं। व्यस्तता एक कारण हो सकता है, दूसरा कारण उसकी जो कंप्लेंट है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ऑफेंसेस में अगर हम देखें या साइबर ऑफेंसेस में देखें कि कई बार जो थाने पर अधिकारी होते हैं वो इतने इक्विप्ड नहीं होते, इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते कि वो उस कॉम्प्लेक्स इशू को तुरंत समझ पाए, अप्रिशिएट करें और कंप्लेंट लिखें। ऐसी स्थिति में अधिकारीगण लोगों को टालने की एक प्रक्रिया अपनाते हैं जो कि सर्वथा गलत है। अब अगर इस प्रक्रिया को हम प्रोसेस के माध्यम से करें जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो
और वो प्रक्रिया एक सिस्टमेटिक तरीके से बिना थाने पर जाए हुए अगर अपने ग्रीवांस को लोग अपने कंप्यूटर पर बैठकर या जहां पर भी वो काम करते हैं या रहते हैं वहां से वो प्रारंभ करें, तो जब ये सक्षम अधिकारी के पास पहुंचे तब तक उसमें इतनी महत्वपूर्ण सपोर्टिंग जानकारियां, केस स्टडी, बिट ऑफ एन एविडेंस, या जो एविडेंस या जानकारी वो व्यक्ति उपलब्ध करा रहा है उसका एक प्रिलिमिनरी लॉजिकल कंक्लूजन अगर निकल जाए तो शायद उस अधिकारी को उस पर एक्शन लेने में सुविधा होगी। मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं लॉ एनफोर्समेंट के डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के, और मैंने ये देखा है कि लोग सीखने के लिए तत्पर हैं, ईगर हैं, दे हैव गुड आईक्यू, बट हमारा जो फील्ड है वो बहुत वास्ट है। उसमें स्ट्रीट क्राइम्स भी हैं, उसमें साइबर क्राइम्स हैं, उसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, सर्विस मैटर्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हैं, बहुत तरह की क्रिमिनल स्ट्रीम्स हैं जहां पर अलग अलग तरह की एविडेंसेस होती हैं और जहां पर इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो अलग होती है। किसी भी एक अधिकारी के लिए, यंग अधिकारी के लिए एक निश्चित समय सीमा में इन सभी चीजों को सीखना और कुशलता पूर्वक हर परिस्थिति में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर हम इसको सिस्टमेटिक करें सबसे पहले, और सिस्टम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम इसको आईटी इनेबल्ड ही कर दें। सबसे पहले हमें यह करना होगा कि हम हर शिकायत को, हर प्रकार की शिकायत को आइडेंटिफाई करें, क्लासिफाई करें और उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएं। और फिर ऑब्वियसली चूंकि अब आईटी का समय आ चुका है तो आईटी इनेबल्ड सिस्टम्स के माध्यम से उसको फ्लो करें, उससे कई सारी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी उपलब्ध करा रहा है और अगर हमने उस सब जानकारी को बैक एंड में सिस्टम के माध्यम से जोड़ रखा है और उन सिस्टम्स को इंटरनेट के माध्यम से, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, एनसीआरबी के क्राइम डेटा से, ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज से अगर हम जोड़ दें तो काफी हद तक हमें यह भी जानकारी मिल जाएगी कि जो एलिगेशंस हैं क्या वो पूरी तरह से सत्य हैं, क्या जो व्यक्ति एलिगेशन लगा रहा है उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे हैं उसका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। ऐसी कई बातें अगर सक्षम अधिकारी के पास शिकायत पहुंचने से पहले ही सिस्टम एनालिसिस करके उसके सामने ये जानकारी रख दे तो सक्षम अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा होगी। फिर जिस प्रकार के अपराधों का आरोप लगाया जा रहा है उनकी क्या पॉसिबिलिटी है, उनके जिस मैग्नीट्यूड, अगर वो कहता है 10 करोड़ का फ्रॉड हो गया, क्या उसका नेचर फ्रॉड है, क्या उसमें चीटिंग हुई है, क्या उसमें कोई इंटेंशनल चीटिंग हुई है, क्या जो शिकायत करता है उसका अपना कोई निजी नुकसान उसमें हुआ है, या वो दूसरों की कहे सुने के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार आरोप लगा रहा है, क्या जिन बैंकों का वो हवाला देकर अपने ट्रांजैक्शन का चर्चा कर रहा है क्या उन बैंकों में वो ट्रांजैक्शन हुए हैं। अगर ये चीजें सिस्टमैटिक हों और आईटी सिस्टम से इनेबल्ड हों तो सक्षम अधिकारियों को इस पर निर्णय लेने में, त्वरित निर्णय लेने में सुविधा होगी, अधिकारियों का बोझ कम होगा, जनता को तुरंत न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी और लोगों का हैरेसमेंट कम से कम होगा। इसी प्रकार से जिस जगह पर आरोप लगाए जा रहे हैं अगर उसके डेटा को कहीं ना कहीं सीडीआर से जोड़ा जाए, बैंक के डेटा को जोड़ा जाए, टेलीकॉम के डेटा को जोड़ा जाए, लोकेशन की डेटा, जैसे कि आपने मेंशन भी किया लोकेशन के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, डेटा है किसी के भी बारे में, उसको अगर हम प्राइमरी स्टेज पर ही अटैच कर दें तो हर स्तर पर जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ेगी, त्वरित निर्णय होंगे और गलत निर्णय नहीं होंगे। पुलिस अधिकारी हो या जुडिशियल ऑफिसर्स हो, आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग्स,
and they are going to judge based on the facts and the presentation, which can be manipulated in the manual system, which is currently prevalent in very many manners by unscrupulous people. But if it is systematic, if it is information enabled, then the possibility will definitely go down in this particular area. The another concern which is immediately comes to anybody's mind is protection of data as a privacy. Now, when so much of information will be collected through the system, in case of any complaint, can this information be misused? Can this information will remain private? Can this information will not be utilized further by unscrupulous people in the system for their personal usage? Now, this immediately comes to everybody's mind. Well, there are some legal protection already in the form of Section 72 in the Information Technology Act, which clearly states that if during an investigation an officer has got some personal information without the consent of the person to whom that information belongs, if that information is shared, that will be considered as an offense. And there is a punishment already prescribed for that. Section 72A also prescribes punishment for similar kind of a offense in a contractual obligation. So if somebody is under a contractual obligation, or for example doing some kind of an audit, he gets to know about a lot of information, and without the consent of the party whose information it is, that information is being shared, that person who is sharing the information is liable to imprisonment for up to 2 years. So some sort of a protection through the IT Act is already there. But the big hole or the lacuna in this entire process is that we do not have a comprehensive data protection law at this point of time in our country. Like we are seeing GDPR, we are like seeing something in Japan or Australia or Singapore, UK. That is what is lacking. Honorable Supreme Court, when it delivered the judgment in the Puttaswamy case on 24th August 2017, they have also mandated this to the government that through Parliament there should be a comprehensive legislation to protect the data privacy, because they have declared through that judgment privacy as a fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. But just declaration of privacy as a fundamental right is not sufficient. There should be a comprehensive law to implement that judgment. Now, some half-hearted effort has been made by by the Parliament. There is a bill presented in 2018, and then there is a revised bill also presented in 2019. It is already with the select committee of the Parliament, and now God only knows when it will be presented to the Parliament finally for approval, and then it becomes law. Now, there are certain good things about that bill, that it prescribes a penalty up to 15 crore or 4% of the global turnover of the authority or the organization who is breaching data privacy. It also had, in the earlier version 2018 bill, a provision that a police complaint can be made for that. Now that provision in the 2019 bill has been taken away. Now a question comes to my mind that a person living in a far off place, say Darbhanga in Bihar or Aurangabad in Maharashtra, or somewhere down the line in a hilly state, Arunachal Pradesh, if he or she is facing this problem of leakage of his data privacy,
where will that person go and make a complaint? Because as per the current scheme of the law, he can go to the Data Protection Authority, which will be based out of Delhi. Maybe it has some more branches in some 3-4 big cities. But the poor fellow from Darbhanga or the person from Arunachal will find it really difficult to go to these big cities to make a complaint, because right now there is no system, it is not IT enabled. So it would have been good if such kind of a provision of a police complaint is maintained, because all said and done, anybody who is aggrieved from somebody's action, if they can go and make a complaint to a nearby police station, and then police with its own resources can take up that complaint against that big corporate. Suppose somebody wants to make a complaint against Facebook or a Google, how an individual says to fight against Google or Facebook or any big corporation, they will have the best lawyers, the best supported infrastructure ecosystem, while an individual or a small group of people will find it very, very difficult to fight that case. So that is why the police or other any specific law enforcement agency is in a better position to investigate and then, if required, prosecute that particular big fat corporation. So I think this is current state of data protection in our country is inadequate, and there is a need to address this lacuna at the earliest, because the big corporates, which I call them as data hoarders, the global data hoarders, they are collecting individuals' data of this great country. 130 crore people we have, 75 crore internet connections are already active in this country. Half of them have been acquired in last 4 years, and now almost 95% of the country has internet coverage. And I am very happy and glad that people in smaller places, far off places, are very well connected through various internet mediums to the mainstream. During this pandemic, the entire payment infrastructure is working fine because of this great connectivity which we are currently having and enjoying. That is obviously a great effort made by various government and private sector organizations to ensure this connectivity during even the toughest of times. But the data protection, which is invisible to most of the people, and even visible to some people because there is a comprehensive law which is missing, that is leaving that hole that people are not having appropriate platforms to make complaint and get their grievances redressed. So I think these are the some very initial thoughts which are coming to my mind. Over to Shri Gupta for taking it forward, sir. सर आपका माइक ऑफ है सर. गुप्ता सर आपका माइक ऑफ है सर. Okay, sorry. Thank you for attracting my attention, because I really, when you were talking, I switched it off. So, so as to avoid any kind of ego. I would like to say that you have attracted very important points. The first point you have spoken about, that enabling the people from the remotest corner, and they should be in position to lodge their report. So we have already acquired a greater degree of the proficiency, and we have already evolved a system whereby whatever we have described,
on that model, it will be with a certainty we would be in position to capture it. And the second point, which you rightly said, that it about the exaggerated FIRs. So even that content, and you rightly said that it is basically capturing so many things from so many places, and it is not really. It is not a data sharing from concerning person. We are not taking any data from bank. We are not taking. What we are doing, we are doing very case specific requisitioning, which is already mandated by the law under 91 CRPC. The only thing that it is being converted into the two part. Number one, 50% will be, or whatever the ratio, whatever that police officer can feel and he want to requisition, our system will help him out to do the job through us, because requisitioning and its follow-up will be done by the system. That is one advantage. And the second advantage, that system through its own AI based engine, they will identify that what information is likely to be hidden where, working on the various probabilities. And it will requisition that data, it will validate that data, and if it could find out the evidence, it will immediately lock it with the date, time, and location stamp, and with the hash value, and tag it with the three certificates: certificate of integrity, certificate of admissibility, and certificate of chain of custody. This certificate would be tagged, and they will be going along with that all such evidences which are being captured. Secondly, whatever that information it has come, then it can create investigation lead, where the system feels that that police officer need to work on it. So the system will be working two way. Whatever it need, it can get directly from the or it, through the investigating officer. And secondly, since majority of the citizen, they will be part of them. So wherever it can directly get that information, it can get that information from the citizen directly through the app, and that information will be processed through the engine and data analytics, and will be pushed to the investigating officer on the real-time basis, so that he would be in position to solve the case very expeditiously. And at the same time, it will be helping out for the very prompt disposal in court, and that too almost with the certainty. As you rightly said, it is something like a cricket stadium. Earlier, if you recall, in our childhood, it is the umpire whose decision used to make a big difference. Sometimes we used to visibly feel that he has given a wrong decision, and probably that might change the fate of the match. But now with the so many cameras around, floating, fixed, drone camera, this camera, that camera, because each angle is being captured. So now umpire is facilitated to the extent that he cannot make any judgmental error. Now more than anybody is asking for review, now umpire will say he want to see that review, that so that he can make a more appropriate decision. Similarly, we would be in position to help out the court. There will be hardly any scope for making a mistake on the part of judges. Judges will be enabled to that extent with the rich data set and with the very analytical data set. We can even go and even feed judges with the laws also, so that if any law could not be conveyed by the prosecutor or could not be conveyed by the defense lawyer, we can even fill up that gap. Then we can identify the inconsistency in the judicial pronouncement, and we can flag it through the appropriate apparatus, maybe Attorney General, and so that such cases may be listed for the higher benches. So this inconsistency which is existing in high courts and Supreme Courts, that should also not stand for the longer duration, and that should be resolved. At present, there is just so much of the variation in court rulings, which is called the law, that is called the jurisprudence basically. So that inconsistency in the jurisprudence will also be dissolved. We would be in position to even take care of the so many
court cases pending. That is now something close to 3 crore. So those cases will also be resolved. So whatever you said, we are really working out on that. And as you rightly said, that there's a corporate, there's a lot of things about privacy. Now we have created one bill. We have given the name National Authority for Scientific and Technical Assistance in Investigation and Detection of Crime, Act 2020 to 20, under entry 65C, list 1 of Constitution. And it is having 5 very important job to do. Number 1, it is guaranteeing right to privacy. So your concern that it will be guaranteeing the right to the privacy to the individual, and even the authority, any internal member of the authority, if we happen to come across some facts, though everything will be protected, and probably even that the member of the authority would not be having the access to that data, but because of the maintenance or some other technical issue, there may be chances when he will come across the data set. If he come across, if he make use of that data set for any unintended purpose, then he would be, it will be a very serious offense, which will be cognizable, non-bailable, and minimum punishment of the 7 years. Similarly, anybody is trying to get into the system, though there will be very strong firewalls, there will be a very strong internet protocols, there will be very strong investigating protocol at the back end, and it will be capturing the moment somebody is committing a crime. System would be in position to capture, and that kind of the activity will not be tolerated under any name of ethical hacker or that hacker. That kind of would not be tolerated. Rather, such people will be behind the bar. Again, the offense will be cognizable. It will be very difficult bail provisions, and with the minimum punishment of the 7 years. So that it should have the deterrence. The system, whosoever is coming into the cyber space, whose identity, whether it is a protocol, the communication protocol, whether it is a device protocol, identity protocol, location protocol, or additional protocol, those will be the part of it. Backend engine will be working in to find out what is your behavior, and the moment you commit the offense, we would be in position to prosecute such people. So that kind of the powerful system is required. As at present, everybody is powerless. We say that we are spreading awareness, and in the name of awareness, we are creating fear, and this fear is becoming a billion-dollar business. Now you look the another scenario when that lot many information is going into the dark net, dark webs. Why we cannot dig it out, and that the activity is criminal activity, and the people, those who are indulging in, they should be behind the bar with certainty. Now you talk of the phishing. People they throw their net to the wide area, and then only few people they become the real victim. But if he thrown the net to the say 1,000 people, 10,000 people, or 1 lakh people, actually he has committed those many offenses. So whether it is 1,000 or 1 lakh, he has committed those kind of the offenses. So if our backend engine is powerful to capture and register those many offenses and prosecute them, that person will die in the jail. Even if he get the 3-year punishment or 2-year punishment or even 1 year punishment, even 1 month punishment, cumulative punishment will be more than his life period. So, and these are all important people. They are technology driven people. They are committing this kind of the crime so that they can have the better livelihood. They can earn little more money. They can enjoy life. They can move in the aeroplanes. They can visit many countries, and they can enjoy life with the family. That is probably the reason of committing this kind of things, because they feel this is the easier way of getting into a easier lifestyle. But if the system is powerful and they can be really put into the corner, and with the certainty they can be prosecuted, they will not dare to do that. And those kind of the engine could be generated, whether it is a security engine, whether it is a investigating engine, whether it is a internet protocol engine. So here, rather, I would like to request you to kindly
elaborate on the internet protocol engine, which I have given little ideas, talk about the cyber security in a very certainty way, and then cyber investigation and cyber forensics, so that with certainty such people could be prosecuted. The moment somebody is making the phishing websites, why it cannot be? The moment new website is coming, the backend engine will compare it is which site is being mimicked, and then probably we can push the data to the concerning organization whose that this whose website has been imitated, and then we can get a formal complaint also. Though formal complaint is not required because the police is having the suo motu power also. So either we can make use of the suo motu power, or we can make use of the even that complaint also. We can push the material and then we can take a formal complaint from the person whose site has been imitated. Similarly, somebody is creating the. I'll now discuss on the security on the internet. See, the internet is inspired by an open environment and open culture. It has been evolved initially in the United States of America, which is the fountainhead of democracy, personal rights, and openness in the world order. And primarily the internet, which is a result of a research project which by chance evolved into such kind of a public network, which was not actually planned or imagined when it came into being. So internet by design is not meant for security. It was thought that it is such a wonderful idea to connect openly with so many people across the world that people will follow certain basic etiquettes, internet etiquettes, and they will not pollute the atmosphere of internet. They will not misuse the shared resources of internet, but that remain a wishful thinking. The criminals of all nature, especially from certain countries in the East European bloc or from the one or two so-called emerging major powers, they have time and again misutilized internet to its core for stealing personal information, committing financial crime against individual and communities, and they have become champions in stealing others' hard work like intellectual property rights, industrial designs, manufacturing processes, and disrupting the communication and financial networks. And they have demonstrated their evil design and powers many times, including something happening very, very recently in certain parts of the world. Power grids were disrupted, the communications were disrupted, and it was done to teach a lesson or just to show some prowess. Now, coming back to the point that yes, there are bad elements, there are threat actors who are always active on the internet. How to secure yourself? Because internet is such a useful, powerful medium that nobody can think of leaving it just because there are certain criminal minded people who are active, who are out there to pollute this environment. I'll just discuss about two or three very small measures by which an organization and an individual can protect itself, and then obviously if something goes wrong can investigate either at an organization level or from the law enforcement perspective, then how to fruitfully investigate, and then obviously to reach to the culprits. Number one, I'll talk about individual point of view, because we are all, after all, as an individual users, are some or the other way affected by the evil designs of the cyber criminals.
if we maintain certain etiquettes, we maintain certain discipline as we do while we are driving on the road, or at least what we have been taught and which are legally mandated. That, for example, we should be driving on the left hand, we should be driving within the speed limits, we should be stopping at the red lights, some small things. Similarly, internet, which is again an information highway, it is very similar to as we see on the road. The internet is also an information highway. If we follow certain basic etiquettes and discipline, we being fooled, we being duped on this internet highway is minimal. Number one, do not fall for the offers which looks so much attractive. Somebody offering you a 50-inch Samsung TV for 5,000 rupees, somebody offering you a Ray-Ban goggles for 500 rupees, someone offering you an iPhone 12 for 25,000 rupees in various guise. Just don't go for it. How is it possible? Why would somebody give you a 90%, 80%, or 70% discount on something which is otherwise selling hot cakes in the market? Nobody will. There is some catch. Now, the catch can be reaching out to you, downloading a malware in your device, be it a mobile or a computer, capturing your data, your banking and financial details to commit further crimes. Something is fishy. And you are now being treated as a fish which is being given a चारा. अगर आपको चारा डाला जा रहा है तो आपकी गति उस मछली की तरह होने वाली है जो कांटे में फंस जाती है. तो अगर आपने उस चारे को पकड़ लिया तो फिर आपके पास फड़फड़ाने के सिवा कोई और चारा नहीं होगा, जान भी जा सकती है. यहां पर जान जाने से मतलब है आपका नुकसान हो सकता है. नंबर वन. नंबर टू, जो भी चीज फ्री मिलती है, जो भी चीज, उससे सावधान हो जाएं और उसके इम्प्लीकेशन को समझें. अगर आज हम फेसबुक फ्री में यूज कर रहे हैं, आज अगर हम व्हाट्सएप फ्री में यूज कर रहे हैं, तो आखिर वो कंपनी जिसका करोड़ों अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरी सर्विस को चलाने के लिए लगा हुआ है, हमें क्यों ये फ्री में दे रही है? कुछ तो वो भी ले रहे होंगे, वरना वो इसको कैसे चला रहे हैं? निश्चित रूप से वो हमारा डाटा ले रहे हैं. वो कौन सा डेटा है? हमारा निजी डेटा है, हमारी आदतें, जो हम दिन भर बोलते हैं, जो हम दिन भर अपनी स्क्रीन पर करते हैं, हम जिन जिन वेबसाइट्स पर जाते हैं, जो चीजें हम खरीदना चाहते हैं, जिन दोस्तों से हम बात करते हैं, जहां कहीं भी हम जाने वाले हैं, बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं, जिन निजी लोगों से हम मिलने वाले हैं, मिठाई खरीदने वाले हैं, हम त्योहार पर आतिशबाजी लेने या नहीं लेने वाले हैं, हमारी वो सारी बातें, हमारी वो सारे एक्शन, हम किसी पर्टिकुलर जगह पर जा रहे हैं. मैं अगर श्री गुप्ता जी से मिलने की बात कर रहा हूं कि मैं भोपाल आकर आपसे मिलना चाहता हूं, फेसबुक मेरी बात सुन रहा है और वो इस डेटा को हार्वेस्ट करते हैं. वो इस डेटा को विभिन्न टेक्निकल तरीके से एनालाइज करते हैं और मार्केटियर्स को बेचते हैं. और अगर आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो शायद वो दुश्मन की जो जासूसी एजेंसीज हैं उनको भी बेचते हैं. वो शायद कभी कभी क्रिमिनल्स के हाथों में भी पहुंचता है. तो जब हम कोई भी फ्री रिसोर्स यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पे कोई भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं, हमें माइंडफुल होना चाहिए कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है हमारी समाज में, सत्ता में, सरकार में या निजी जीवन में. किस प्रकार की लाइफ है. अगर हम सेना में अति महत्वपूर्ण पद पर हैं तो हमें उन फ्री वाले गेम्स को डाउनलोड करने से बचना होगा जो हमारी लोकेशन की जानकारी खेल खेल में ही दुश्मन देशों की एजेंसीज तक पहुंचा सकते हैं. अगर हम बैंक में अधिकारी हैं तो हमारे को फिशिंग अटैक्स आ सकते हैं. तो हमें उन ईमेल्स को खोलने और क्लिक करने से बचना होगा जिसपे हमें $1 मिलियन देने का वादा कहीं नाइजीरिया से, कहीं घाना से, कहीं इजिप्ट से किया जा रहा है. तो हमें ये समझना होगा कि हम. जी गुप्ता जी. डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इंडिविजुअल समझने की बजाय कलेक्टिवली इंडिया क्यों नहीं समझ सकता है? गेटवे से जो इन्फॉर्मेशन ये लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को हम हार्वेस्ट करके, जहां क्रिमिनल इंटेंट जो आ रहा है, क्रिमिनल इंटेंट दो तरीके से आ रहा है.
Either it is sending the say governmental looking kind of or official mails, or it might be through the fake websites, right? Now मैं आ रहा हूँ this सर, data मैं is बिल्ड being captured. करके तो मेरा ये कहने का मतलब है, बेचारा इंडिविजुअल के पास इतनी शक्ति नहीं है। वो यदि उसको जो ना देश की शक्ति मिल जाए, देश का टेक्नोलॉजी मिल जाए, और वो जो है इसके जैसे ही कोई इस तरीके की मेल लिखता है या इस तरीके का वो करता है, या आपने देखा होगा कई बार जो है ना बहुत सारे जो है ना दवाइयां क्लेम करते हैं, बहुत सारे रिसर्च क्लेम करते हैं, जो कि सब मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल आप और फर्जी रहते हैं। समझ गया सर, मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं उस पर आ रहा हूं, मैं उस पर बिल्कुल उसी पर आ रहा हूं, जी अल्टीमेटली मैं उसी पर आ रहा जी जी हूं। जी जी जी। तो अब जैसा कि गुप्ता सर ने भी कहा कि एक इंडिविजुअल को इतनी सारी चीजों को समझना और उनको अपने व्यवहार में हर समय लाना, क्या यह संभव है? मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि मुश्किल है, क्योंकि हम सभी अपने अपने निजी कार्यों में, ऑफिशियल कार्यों में इतना व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि ये एक नए प्रकार का व्यवहार अपने अंदर लाना हर समय, और हर समय इतना सचेत रहना, ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे कि जो हमारे जो टॉप कमांडोज हैं, जो वीवीआईपी सुरक्षा में लगे हैं, जितने वो सचेत होते हैं, जबकि एक आम व्यक्ति से उस प्रकार की चेतना की उम्मीद करना ठीक नहीं है, ये आवश्यक भी नहीं है। तो हमें एज ए कंट्री और एज ए सोसाइटी लेवल पर इसको करना होगा, लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा है? अब इसमें दो दो चीजें हैं। एक तो मैंने आपसे जैसे कि पहले चर्चा की कि हमारे यहाँ जो कानून डेटा प्रोटेक्शन के लिए बनना था, वो अभी तक बन नहीं पाया है। तो अगर हमारी कोई एजेंसी, हमारी सरकार इसकी ओर प्रयास करे, तो उसको कहीं ना कहीं कानूनी मदद, क्योंकि सरकार भी कानून के दायरे में ही काम करती है, ऐसा हमारे यहाँ संवैधानिक प्रबंध है। सरकार अपनी मनमर्जी से बहुत सारे काम नहीं कर सकती। नागरिक और संस्थाएं भी उनको ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि साहब क्या आपको लीगल मैंडेट है अगर आप ये कदम उठा रहे हैं? एक तो वो मिसिंग है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकली क्या हम आत्मनिर्भर हुए हैं? और तीसरी चीज, कॉन्शियसनेस। जिन सरकारी संस्थाओं को, सुरक्षा संस्थाओं को, या हमारे देश में साइबर सुरक्षा के लिए जो नेटवर्क बनाया गया है, जो संस्थाएं काम कर रही हैं या करनी चाहिए, क्या वो इस ओर सचेत हैं? मेरा यह मानना है कि वो अभी इस ओर बिल्कुल भी सचेत नहीं है। हालांकि ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं किसी प्रकार का आक्षेप उठाने की प्रवृत्ति नहीं रखता हूं, लेकिन अभी हमारे यहाँ वो सोच ही डेवलप नहीं हो पाई है कि इस 130 करोड़ के देश को, जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक तरीके से क्रिएटेड मार्केट है। चाइना में आबादी भले ही ज्यादा हो, लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ हर व्यक्ति को अपनी तरह से काम करने की स्वतंत्रता है। तो क्या हमारी एजेंसीज में वो सोच डेवलप हुई है कि इसके पहले हमारा सारा डेटा बाहर के देशों में चला जाए? आज अगर भारत सरकार को फेसबुक से कोई डेटा लेकर कोई सामाजिक कार्यक्रम भी चलाना हो, तो फेसबुक उनसे करोड़ों अरबों रुपए मांगता है कि भाई आपको अगर हमसे डेटा लेना है, वो कि भारतीयों में डेटा है, भारत के लोगों का डेटा, भारत के लोगों के लिए किसी कार्यक्रम को चलाने के लिए अगर भारत सरकार की किसी एजेंसी को चाहिए, तो वो फ्री में अवेलेबल नहीं है। ये नियो कॉलोनिज्म है। हमारे यहां से ही पहले चीज बाहर गई है, हमें उसके बदले में उस समय भी कुछ नहीं दिया गया। और अब अगर हमारे यहाँ वेलफेयर के लिए कोई प्रोग्राम रन करने की बात हो रही है, तो हमें उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। क्यों? हमारे यहाँ जब उस डेटा को दिया जा रहा है, इंडिविजुअल से ये उम्मीद करी जा रही है कि वो अपना भला बुरा सोच के क्लिक करे आई एग्री पर। लेकिन वो तो इतना लंबा एग्रीमेंट होता है 36 पेज का, फेसबुक पर, गूगल पर, ना तो इंडिविजुअल उसको पढ़ सकता है, ना समझ सकता है, ना उसकी इतनी ताकत है कि वो उन कंपनीज को, उन संस्थाओं को चेंज करने की ताकत रखे। ये काम हमारी संस्थाएं, जो हमारी मैंडेटेड गवर्नमेंट एजेंसी से वही कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल वो इसको या तो करना नहीं चाह रही है, या लीगल मैंडेट उनको मिसिंग होने के कारण वो नहीं कर रही है। तो ये आवश्यक है कि इसको हम देश के स्तर पर
समाज के स्तर पर तकनीकी और कानूनी तौर पर देखें, हमारे देश के डेटा को हमारे देश में रखें। कोई भी चाहे देश की कंपनी हो चाहे बाहर की कंपनी हो, उसको ये क्लियर मैंडेट दें कि जब भी हमारे देश के लोगों को उनके उनके लिए कोई प्रोग्राम चलाने के लिए सरकार या कम्युनिटी या किसी निजी संस्था को उस डेटा की आवश्यकता होगी, वो अप्रोप्रिएटली उसको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम जो हमारे कार्यक्रम है चला सकेंगे। हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, आज अगर कोई कानूनी अपराध हो जाता है और मान लीजिए फेसबुक से हमें डेटा लेने की जरूरत है, गूगल से हमें डेटा लेने की जरूरत है, उसमें विवेचना करने के लिए उनको नोटिस भेजते हैं और वो अक्सर अपने आप को अमेरिकन कानूनों से बंधे होने का हवाला देते हुए एजेंसीज को सपोर्ट नहीं करते। हमारा डेटा हमारी एजेंसीज हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन उसकी पूरी तरह से वो बाहर की कंपनियां उसको कंट्रोल कर रही है। तो हमारी एजेंसीज कई बार महत्वपूर्ण मामलों में भी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में शुरू करने के बावजूद एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जहां से वो आगे नहीं बढ़ पाती। इंडिविजुअल इसके सबसे बड़े सफरर हैं, क्योंकि उनका छोटा मोटा नुकसान होता है कहने के लिए 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, लेकिन अगर उसमें एक्टर्स जो क्रिमिनल्स हैं वो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको कोई डेटा नहीं मिलता, वो आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे देश की विरोधी जो शक्तियां हैं, आतंकवादी शक्तियां हैं, हमारे देश में तरह तरह के साइबर अपराध करने के लिए डीडॉस अटैक करने वाले हैं, हमारे नेटवर्क को डिसरप्ट करने वाले हैं, हमारे डिफेंस के डेटा चुराने वाले हैं। अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट करने में आगे बढ़ते भी हैं तो बॉर्डर पे आकर हमारी एजेंसीज पंगु हो जाती है। क्यों? जो भी डेटा हम इकट्ठा करते हैं, जो भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उसका कंट्रोल भारत की एजेंसीज, भारत सरकार या उसकी मैंडेटेड एजेंसीज या अगर प्राइवेट भी है तो कहीं भी हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है। तो आज इस बात की बड़ी सख्त आवश्यकता है कि जो हमारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, हम किसी संस्था को, किसी सोशल मीडिया साइट को, किसी गूगल या फेसबुक को बंद करने की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि ऐसा हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए टेक्निकल और लीगल कि जब भी हमें जरूरत हो सामाजिक कार्यक्रमों के लिए, लॉ एनफोर्समेंट के लिए और इंडिविजुअल को सुरक्षित करने के लिए, जैसा कि श्री गुप्ता साहब ने कहा कि जब हमारे देश में कोई फिशिंग ईमेल आ रही है, कोई फिशिंग वेबसाइट क्रिएट करी जा रही है, कोई झूठे कार्यक्रम चलाने वाली मैसेज का फ्लो बढ़ रहा है, तो हम उसे सोर्स पर क्यों नहीं रोकते? क्योंकि अभी कानूनी प्रावधान पूरी तरह से एजेंसीज के फेवर में नहीं है। कुछ प्रावधान है जिसके तहत कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स को सरकार बैन कर सकती है, जैसे पोर्नोग्राफी की बहुत सारी वेबसाइट्स को, खासतौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स को सरकार ने बैन किया। उसको लेकर मामला माननीय अदालत न्यायालय के सामने चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया और लोगों ने उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए उसे चलाने की बात की। ये तो अच्छा हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने विभिन्न एजेंसीज को ये मैंडेट दिया है, गूगल को, फेसबुक को, सबको, कि चाइल्ड और जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सपोर्ट करने वाली, दिखाने वाली किसी भी प्रकार की वेबसाइट को भारत में दिखाने न दिया जाए। टेक्निकल चैलेंजेस हैं, लेकिन जब इतना क्लियर लीगल मैंडेट आता है तो कहीं ना कहीं ये आवश्यक हो जाता है। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स अभी भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को फ्रीली इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, दिखा रही हैं। क्यों? वो ये कहती हैं कि वो भारत के कानूनों से बंधी हुई नहीं है। वो ये कहते हैं कि वो विदेशों में, खासतौर पर अमेरिका का हवाला बार बार दिया जाता है कि उनके कानूनों से बंधी है और वहां पोर्नोग्राफी को कई बार ऑफेंस में नहीं माना जाता, वहां उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाता है। तो ये एक बड़ा भारी चैलेंज हमारे यहाँ लगातार बना हुआ है और हमारे देश के जो लेजिस्लेचर है, न्यायिक एजेंसीज हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि वो हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज को क्विकली एनेबल करें
इन चीजों को करने का समय आज से 5 से 10 साल पहले था, हम आज भी नहीं कर पा रहे हैं। हम आज भी उनको मैंडेट तो रोज रोज ओरल देते हैं कि आप ये रोकिए, आप इस क्राइम को रोकिए, आप उस क्राइम को रोकिए, लेकिन ना तो टेक्निकली उनको इनेबल कर रहे हैं और ना ही लीगली उनको इनेबल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम बड़े लैकिंग हैं और एजेंसीज के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जबकि जो इनेबलिंग सिस्टम है उनकी ट्रेनिंग नहीं है। हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं, आज अगर करीब करीब इस देश में हम पुलिस की बात करें तो करीब 15 लाख पुलिसकर्मी पूरे देश में हैं, लेकिन उनको हम साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन, उसकी पूरी वर्किंग, इंटरनेट की वर्किंग, उस टेक्नोलॉजी से हमने उनको ट्रेन नहीं किया है। हमने किसी भी थाने को पूरे देश में फॉरेंसिक के जो टूल्स हैं, जो बेसिक टूल्स हैं, जो मिनिमम टूल्स हैं, वो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है। कुछ मॉडल थाने कुछ बड़े शहरों में बनाने से क्राइम का ना तो विवेचना हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ना क्राइम में कमी लाई जा सकती है। ये तो हमें जितने जो साइबर लैब्स हैं वो हर थाने के लेवल पे, जहां फर्स्ट रेस्पॉन्डर होते हैं, जहां लोग शिकायत करते हैं और जहां से पुलिस अधिकारी, एसएचओ, सब इंस्पेक्टर्स पहले शिकायत मिलते ही इन विवेचना के लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, उनको हमें वो किट्स देनी होंगी जो वो साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज कर सके। अभी वो बिल्कुल लैकिंग है। हम लोग बड़ी बड़ी लैब्स बनाने की बात बड़े शहरों में करते हैं, उससे क्राइम में अपेक्षित कमी नहीं आएगी। अपेक्षित कमी लाने के लिए हमें लोगों को मोबाइल किट्स उनके थानों पर, उनके यूनिट्स पर फ्रीली अवेलेबल करानी होंगी, उनको यूज करने के लिए ट्रेन करना होगा, उन्हें इनेबल करना होगा। उसको खाली शोकेस में सजाने से या बयान देने से इस पर नहीं आएगा। तो ये एक बड़ा, एक हमारा जो एक डिसेबलिंग पॉइंट हो रहा है, उस पर काम करने की हमें बड़ी जरूरत है। तब हम उस स्टेज में पहुंचेंगे जहां हमारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी क्राइम की रिपोर्ट मिलने पर जल्दी शिकायत दर्ज करेंगे। क्यों? तब उनको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टूल्स और ट्रेनिंग है, वो कॉन्फिडेंट होंगे कि अगर हमने शिकायत दर्ज करी तो हम उसका विवेचना कर पाएंगे, हमें हर प्रकार की सहायता मिलेगी। जैसा कि पहले भी इस पर चर्चा हुआ, एक्सपर्ट की मदद जब तक हम प्राइवेट सेक्टर से और बाहर से फ्रीली नहीं लेंगे, लीगली नहीं लेंगे, हम किसी भी प्रकार से इसमें तेजी नहीं ला पाएंगे। आज जैसा कि मैंने आपको कहा, 15 लाख लोगों को हम रातों रात साइबर एक्सपर्ट नहीं बना सकते, हम चाहे कितना भी प्रयास करें यह संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो अवेलेबल टैलेंट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, किसी भी सेक्टर में है, उसके साथ तालमेल बिठा के हमें उस एक्सपर्टीज को यूज करना चाहिए। विदेशों में ऐसा हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसका जो प्रोटोकॉल है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो नियम कायदे हैं, वो बनाए जाए। लीगली तो मैंडेट ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर हम इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करें और प्राइवेट सेक्टर को इसमें खुले दिल से इन्वॉल्व करें, प्रोटोकॉल्स को लगाएं, और जैसा कि सर ने पहले भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, चाहे वो गलत शिकायत है, चाहे वो किसी भी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार जैसी चीज है, सख्त कार्रवाई तुरंत की जाए। अगर 2 4 10 ऐसे मामले करे जाएंगे तो 90% जो झूठी शिकायतें हैं या जो गलत तरीके से सिस्टम को रिग करने की कोशिशें हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आगे तो बढ़ना होगा। प्राइवेट सेक्टर अलग काम कर रहा है, लॉ एनफोर्समेंट सेक्टर अलग काम कर रहा है, जबकि तकनीकी के मामले में दोनों सेक्टर्स को खुले दिल से साथ में काम करने की आवश्यकता है। अपने अपने जो पावर्स हैं और जो एक्सपर्टीज है उसको मिक्स एंड मैच करना है। हमने अपनी संस्था के द्वारा 6000 से ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट के लोगों को ट्रेन किया है, करीब 1000 जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेन किया है, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक संस्था या कोई भी एक प्रकार का इनिशिएटिव इतने बड़े देश में परिवर्तन नहीं ला सकता है। परिवर्तन तभी आएगा, जैसा कि सर ने बिल्कुल शुरू में कहा, कि हम सभी लोगों को अपने अपने स्तर पर मिलकर एक इकोसिस्टम बनाकर काम करना है, जो भी जिस स्तर पे काम कर सकता है, लेकिन इनेबलिंग एनवायरनमेंट होगा वो तभी हो पाएगा। इन शब्दों के साथ मैं सर की ओर पुनः वापस करता हूं।
थैंक यू डॉक्टर अनुज। बेसिकली मैं जो आपसे अपेक्षा कर रहा था, और मैं दोबारा अपेक्षा करूंगा, एक बार फिर से माइक आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरा ये सोचना है कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड इनेबलिंग एक बड़े विजन के तहत लाएं, क्योंकि जैसा आपने बहुत सही कहा है कि जो प्राइवेट लोग हैं वो बहुत छोटा अपना आइसोलेटेड तरीके से सोच रहा है। इवन गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो क्राइम की इंफॉर्मेशन लेने की बात कर रही है। जैसे हम लोगों ने कहा कि सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन थ्रू द प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क, तो हम टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, लीगल फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं, लीगल अकाउंटेबिलिटी का यूज कर रहे हैं। जैसे ही जो है, अज्यूम करिए कि यदि आप हमारे देश में जो है आप हमारे राउटर्स हमारे साइबर स्पेस में आना चाहते हैं, तो एंट्री पॉइंट पे ही यदि हम एक इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत आपको तभी जो है ना एंट्री मिलेगी, अनलेस यू जो है ना वी कैप्चर योर दोज आइडेंटिटी प्रोटोकॉल्स, राइट, वेदर इट इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल then device protocol. So the moment, now there is no problem as far as the who is doing what. Now the only thing that we have to identify what crime is being committed. Now जैसे कि ये लोग जो ना ढेर सारे डाटा एनालिटिक्स ढेर सारे चीजें लगा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे इंजन भी काम करेंगे। अल्टीमेटली इट इज ए ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, राइट। हमारे इंजन उस पर काम कर सकते हैं, और वो इंजन जो है ना प्रोएक्टिवली जो है बहुत आसानी से, जितनी आसानी से क्राइम कर रहे हैं उससे ज्यादा आसानी से हम उनको कैप्चर कर सकते हैं। Now we have the identity, we are having the proof of your misdeed. Now it is just question of registering it to a FIR and fixing you in a court. अब तीसरी जो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, that is going to be the problem of numbers. So जो हम बात कर रहे हैं कि हमें जो है कोर्ट की इस तरीके से इनेबलिंग करना पड़ेगी। देखिए अल्टीमेटली कोर्ट का जो सिस्टम डिजाइन किया गया है वो एक पर्टिकुलर वर्कलोड के लिए किया गया है। नाउ यदि मान लो एक डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट्स पहुंचते हैं तो वो अपने 5 जूनियर डॉक्टर को बिठा देता है, और उसके पास जो है ना उसके समय को जो है ना वो राशन करते हैं, उसके पास पका पकाया माल भेजते हैं, जिससे कि वो हायर लेवल का जो डॉक्टर है वो फास्ट जो है पेशेंट को डिस्पोज ऑफ कर पाए विद द ड्यू फुल जस्टिस, विदाउट जो है ना मेकिंग एनी एरर। हम कोर्ट में भी इस तरीके की इनेबलिंग सोच सकते हैं। वी कैन थिंक कि जो है ना कुछ केसेस जो है ना ऑलरेडी जो रिटायर्ड जजेस वगैरह हैं उनको हम कैसे लें, हम पैरेलल में ढेर सारे जो है ना कोर्ट ट्रायल वो कर सकते हैं। वी कैन कॉन्शियसली थिंक, किसी ना किसी को तो सोचना पड़ेगा। तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि ऑलरेडी एक्सेप्टेड मिशन है बाय द BPRND, हमें वो सोच प्रदान कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है, और अब हम सब प्लेयर जुड़ जाएं और हम वो सॉल्यूशन बना के फिर सरकार के पास जाएं कि भाई आपने नेशनल पुलिस मिशन स्वीकार किया है, वी आर ऑलरेडी हैविंग द सॉल्यूशन, नाउ वी नीड योर ब्लेसिंग्स, दैट ऑल। एंड द सिस्टम जो है ना ऑलरेडी क्रिएटिंग सो मच ऑफ द रेवेन्यू, mind boggling revenue will be created. So even we can in future consider to reduce the income tax slab, we can consider to reduce custom and excise sales tax slabs. That will bring the much more transparency, much more compliance in the, those domain also. So probably it will be pushing the development at very high level. I mean, it is not only simply registration of the crime, investigation of the crime, it will be affecting the very economy, it will be affecting the very development, it will be affecting that decision making. So it will provide a right kind of the ecosystem, right kind of the environment where there will be behavior modification, when there will be negativity would be जो है ना captured and will be dissuaded with a powerful iron hand. So then there will be no negativity, and we would be in position to identify behavior, or basically we will be in position to modify behavior. I always say when I talk to any spiritual body, I am talking in almost dialogue with all spiritual bodies, and what I am saying, what they are doing, they are bringing enlightenment from inside, and they are modifying your thinking, they are modifying your character, they are modifying your behavior. So it is the journey from inside to outside. In crime free Bharat mission,
We are doing exactly the same thing. The approach is the different. We are moving from the outside, making use of the technology, making use of the everybody, whether it is a citizen, expert, all everybody, all gadgets, all technologies, and we are bringing the 5 certainties. Through those 5 certainties and very heavy revenue penalty, we would be जो है ना not only जो है ना generating lot of resources, at the same time doing negative things will not be a doable thing in future. So by compulsion it will modify your behavior, and शुरू में वो by compulsion होगा, फिर धीरे धीरे वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा. So we will be in position to modify the behavior from outside to inside, and then there will be confluence. चाहे वो हम स्पिरिचुअलिज्म रास्ते से जाएं या हम इस रास्ते से जाएं जो कि मोर टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड रास्ता है, दोनों का संगम एक जगह पे होना है कि वी विल बी क्रिएटिंग ए बेटर भारत. वी विल बी क्रिएटिंग ए थिंग्स जहां पे कि नेगेटिव चीज नहीं होगी, जहां पे कि क्राइम नहीं होगा, लोग पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे. उनकी जो एनर्जी अभी जो डिफ्यूज होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कोई वायरस बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई वो बना रहा है, हम एक विजन स्टेटमेंट के साथ उनको प्लेटफॉर्म में लाके एवरीबॉडी विल बी वर्किंग इन ए अलाइंड फॉर्मेट, एंड उस अलाइनमेंट में जब क्यूमुलेटिव एनर्जी लगेगी तो वी वुड बी इन पोजीशन टू क्रिएट सम काइंड ऑफ द सिनर्जी, एंड दैट सिनर्जी विल बी प्रोपेलिंग दिस कंट्री एट वेरी हाई लेवल, एंड दैट्स हाउ वी वुड बी इन पोजीशन टू चेंज फेस एंड फेट ऑफ द कंट्री. तो डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू रियली रिक्वेस्ट यू कि इसकी जो टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी है उस पर थोड़ा सा आप ज्यादा जॉब मतलब वो करिए, एंड आई वुड लाइक यू कि आप हमारे साथ जुड़ के, हमारे पास साथ सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं, सैकड़ों जो है ना 54 यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई हैं. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में हम लोगों ने जो है बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए थे जिनके बहुत सारे अच्छे सॉल्यूशंस ऑलरेडी क्रिएट हो गए हैं. ऐसे ही ढेर सारे मॉड्यूल्स which has already been created with the help of various universities. So we are already in a very advantageous position. Now ये जो isolated चीजें जो हम लोगों ने जनरेट कर ली हैं, उनको इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में हम परोस के पब्लिक को वो लाभ दें. How we can do a partnership where we can जो है ना the problem statement जो ऑलरेडी हैं, जो मॉड्यूल बन गए हैं, जो गैप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए. क्या हम 3 महीने से 6 महीने के अंदर वो गैप्स को जो है ना फिल कर सकते हैं जिससे कि पब्लिक को हम वो लाभ दे सकें. अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि हम कैसे लाभ देंगे, तो अपन को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है. वी कैन रीच आउट टू द आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एंड आई एम वेरी श्योर ही मस्ट बी आल्सो लिसनिंग. उनके पास भी कुछ ना कुछ तो खबर पहुंच ही रही होगी, और थ्रू आवर VPRND MHA के माध्यम से भी पहुंच रही होगी, IB के माध्यम से पहुंच रही होगी, और ढेर सारे उसके माध्यम से पहुंच रही होगी. तो हम ये क्राइम फ्री भारत मिशन को ही एक प्लेटफॉर्म क्यों ना बना दें टू क्रिएट सॉल्यूशन, क्योंकि अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो सोचना पड़ेगा. आपने बहुत सही कहा है कि जो एजेंसीज हैं वो बैठे व्यक्ति तो सोच नहीं पा रहे हैं, प्रोबब्ली दे आर बिजी विद देयर रूटीन काइंड ऑफ द थिंग्स. तो बड़ी चीज कौन सोचेगा, तो वो बड़ी चीज सोचने का ठेका हम क्यों नहीं ले सकते हैं विद सो मच ऑफ द एक्सपीरियंस हु हैज ऑलरेडी वर्कड विद सो मच ऑफ द एनर्जी इन वेरियस फील्ड, चाहे वो IG ऑपरेशंस कश्मीर हो, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी हो, चाहे जो है DG रेलवे हो, या DG होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस हो, या DG पुलिस रिफॉर्म हो. इतना क्यूमुलेटिव और रिच एक्सपीरियंस के साथ व्हाई वी शुड नॉट क्रिएट दिस सॉल्यूशन. चाहे जो है हम वो इंजन खुद बना के देन वी कैन गो, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज ऑलरेडी अवेलेबल, इट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड, इट इज वेल इंटेंडेड काइंड ऑफ थिंग. इट इज नाउ क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिंग दो सॉल्यूशन जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, उनको रिफाइन करके रियलाइन करके इंटीग्रेट कर लिया जाए, जहां पे क्रिएट नहीं हुआ है वहां पे क्रिएट किया जाए, एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म वी वुड बी इन पोजीशन टू पुश इट. आपकी बात सही है सर. मैं यहाँ पर अपनी ब्रीफ में कहना चाहूंगा कि इसमें तकनीकी रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो है एक, जिसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या सिस्टम बनाना, कि अगर कोई व्यक्ति जब भी उसका कोई ग्रीवांस है, किसी भी स्टेज पर है, वो कहीं भी रहता है, देश के किसी भी कोने में रहता है, तो उसको मोबाइल और कंप्यूटर के दोनों के माध्यम से, क्योंकि आजकल मोबाइल का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, और खासतौर पे अगर हम देहात का या रिमोट एरियाज में देखें तो वहां कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी
और इस्तेमाल नहीं है, तो वहां पर हम मोबाइल के माध्यम से जब वो शुरुआत करता है अपनी ग्रीवांस को लेकर, तो उसकी जो शिकायत है उसके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं कि वो साधारण भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में अपनी शिकायत को कर सके। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शिकायत तो वो अभी भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो अभी शिकायत नहीं कर रहा है, लेकिन अभी वो शिकायत, उसी शिकायत को इतने फॉर्मेट्स में इतनी तरह तरह से कर रहा है कि जो अधिकारी है जहां पर वो शिकायत जा रही है, जो एसएचओ है, वो उसको पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताएं कि सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से, स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी शिकायत को कर सकता है और साथ में किन चीजों को वो इजीली अपने उस प्रोसेस में लगा सकता है या लगाए। अब कुछ चीजें तो उसके पास उपलब्ध होंगी जो वो लगा सकेगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसके पास आवश्यक चीजों में से 30 से 40% ही उपलब्ध होंगी। 60% चीजें जो अधिकारी को निर्णय लेने के लिए आवश्यक है वो उपलब्ध नहीं होंगी। तो हमारा जो सिस्टम है, जो बैकएंड इंजन है, वो जहां तक संभव हो सके 70-80% तक चीजें उस सिस्टम के माध्यम से उस शिकायत में जोड़े, उपलब्ध कराए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम लोग इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेटर हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स के भी इन्वेस्टिगेटर हैं, साइबर इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेटर हैं। हमारे पास जब क्लेम इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जो भी क्लेमेंट है वो कम से कम कुछ निश्चित जानकारियां उपलब्ध कराए, और जब वो उपलब्ध कराता है तभी उसके क्लेम को प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन ये स्ट्रेट जैकेट नहीं है। कई बार ऐसा संभव है कि वो व्यक्ति चाह कर भी उन चीजों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, उसके साथ कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, वो घर से दूर है, या वो खुद ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है। तो जो अन्य लोग हैं उस सिस्टम का हिस्सा हैं, एक्सेप्शनल केसेस में वो उस जानकारी को उपलब्ध कराते हैं, और नहीं होने पर हम लोग अपने प्रयास से उस जानकारी को प्राप्त करने की विभिन्न माध्यमों से, जिसमें इंटरनेट भी एक माध्यम है, ओपन सोर्सेस से ऐसी इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, ताकि एक जो उसका इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन है, उसके क्लेम का डिसीजन है, वो उसके हित में जल्दी से जल्दी लिया जा सके। क्योंकि उसमें टीएटी होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, जो कि अभी हमारे पास शिकायतों के केस में नहीं है, जो अभी कोई टीएटी हमारे पास जुडिशियल प्रोसीजर में नहीं है, हमारे पास थानों में कोई टीएटी नहीं है। हालांकि लॉ में कुछ इंडिकेटिव टाइम 90 डेज वगैरह का दिया हुआ है, लेकिन उसको रूटीनली फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसमें बहुत सारी इश्यूज हैं। तो हमारे पास एक टीएटी होना चाहिए हर प्रोसेस का। शिकायतकर्ता की तरफ से भी हम टीएटी बनाएं। कानून की बात ठीक है कि कानून अलाउ करता है कि आप कई साल बाद भी शिकायत कर सकते हैं वगैरह वगैरह, हम उसको तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि एक टीएटी हो हर व्यक्ति की। क्योंकि कई बार क्या होता है, शिकायत करने के बाद अगर अधिकारी उससे कहता है कंप्लेनेंट से कि भाई ये जानकारी आप उपलब्ध कराओ, पता चला वही महीने भर तक नहीं आ रहा है, और फिर अचानक आकर कहता है कि मेरी कंप्लेन लेट हो रही है। तो हम ये टीएटी बनाएं और उसको सिस्टम इनेबल्ड करें, तभी इसमें तेजी आएगी, और ये संभव है। ऐसा नहीं है, आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम भारत को देखते हैं, हम सिरमौर हैं सॉफ्टवेयर में, पूरी दुनिया में हमारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज का डंका बज रहा है, हमारे पास बहुत सारी टैलेंट अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे प्राइवेट सेक्टर को दिल खोल कर साथ में लेना होगा। और जो हम सभी लोग साइलोज में काम करने के लिए अभिशप्त हैं, मजबूर हैं, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है, वो अगर जो बैरियर है वो टूटे, और जो टैलेंट है, जो एंथुजियाज्म है, उसको हम इकट्ठा करें लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में, तो हमारे देश में ये बिल्कुल प्रोसेस बनाया जा सकता है। उसमें जुडिशियल प्रोसेस भी मुझे लगता है इतना फास्ट हो सकता है कि 3 से 6 महीने में डिसीजन बिना किसी मैंडेट या मजबूरी के लिए जा सकेंगे। क्योंकि जब चीजें अवेलेबल होंगी, शिकायतकर्ता ठीक से अपनी बात रखेगा, जांच अधिकारी अपने जांच को पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखेगा, एविडेंसेस जहां तक संभव है ऑथेंटिकेटेड पहले से ही होंगे, और एक अच्छे फॉर्मेट में होंगे, रीडेबल फॉर्मेट में होंगे, तो जजेस को या जुडिशियल सिस्टम को बिना लोगों को बार बार बुलाए हुए, बिना ओरल टेस्टिमनी पे बिलीव किए हुए, क्योंकि अगर हमारे एविडेंसेस साइंटिफिक होते हैं,
वो सिस्टम जनरेटेड, सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, तो सभी को जल्दी न्याय करने में और उन पे भरोसा करने में सुविधा होगी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अपील्स में बहुत कमी आएगी। अभी क्या हो रहा है कि लोगों को जब निर्णय आता है तो उनको डाउट बना रहता है कि ये जो निर्णय हुआ है वो ऐसे साक्ष्यों पर आधारित है, ओरल टेस्टिमनी पर ज्यादा आधारित है, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है उसमें, तो वो बार बार अपील में जाते हैं। जब वो सिस्टमैटिक होगा, जो हमारे साक्ष्य हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेड होंगे, सिस्टम ओरिएंटेड होंगे, चाहे वो फिजिकली क्यों ना हो, तो लोगों को उस पर ज्यादा विश्वास आएगा। अपील्स में बड़ी कमी आएगी। तो ये जो ओवरऑल आपने कहा कि 3 करोड़, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी 3 करोड़ की पेंडेंसी है, क्योंकि जो सिस्टम बनाया है वो एक प्रकार के लोड को लेने के लिए बनाया है, लेकिन लोड बड़ा ज्यादा है, डिफरेंट तरीके की इश्यूज आ रहे हैं। तो जब वो हमारे सिस्टमेटिक हो जाएगा तो अपील्स कम होने से, और इनिशियल में अगर हमारे पास केसेस जितने जरूरी हैं उतने रजिस्टर होंगे, झूठे केसेस में अगर सजा का प्रावधान तेजी से इस्तेमाल किया जाए, और जो हमारे अधिकारी हैं थाने के लेवल पे वो झूठे केसेस को रजिस्टर करने के लिए बाध्य ना हो, तो इस पूरे सिस्टम में फ्लो बड़ा फास्ट हो जाएगा, जिससे जिनको डिजर्विंग है, न्याय की जरूरत है, वो जल्दी मिलेगी। मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा, समय काफी हो गया है। वो ये है कि अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था क्विक हो जाए, त्वरित हो जाए, हमारी लॉ एनफोर्समेंट व्यवस्था क्विक हो जाए, तो भारत में जो आज इन्वेस्टमेंट और जो ग्रोथ की जरूरत है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जरूरत है, वो बढ़ेगी। क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट वो लोग नहीं कर पा रहे हैं जिनको करना है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर कोई उनका पैसा मार लेता है, अगर कोई उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, चीटिंग हो जाती है, कोई उनको उनका ड्यूज नहीं दे रहा है, तो न्याय व्यवस्था बड़ी धीरे धीरे काम करती है। और इस डर से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आईपीआर प्रोटेक्शन, अगर गांव देहात का कोई व्यक्ति है, शहर का कोई व्यक्ति कोई इनोवेशन करता है, कोई नई चीज बनाता है, तो उसको आईपीआर का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। ये प्रोसेस बड़ा महंगा और बड़ा लंबा है, हाई कोर्ट में जाना पड़ता है आईपीआर प्रोटेक्शन को एनफोर्स करने के लिए, महंगा है प्रोसेस और बहुत देर से डिसीजन आते हैं। अगर ये प्रोसेस सिस्टमैटिक हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, तो बहुत सारे लोग नए नए इनोवेशन, आज बहुत सारे भारत के लोग अपनी कंपनीज बाहर बना लेते हैं, सिंगापुर में बना लेते हैं, अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज में बना लेते हैं, और भारत के ही जो इनोवेशन और प्रोडक्ट हैं वो भारत में लाने के लिए कंपनीज बाहर की हैं, वो सब फिर भारत में आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन, और इससे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है बहुत इंप्रूव करेगी। हमारी जो एक्सपोर्ट की पोजीशन है, क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, वो लोकलाइज्ड होंगे। आपने कहा बहुत सारे रेवेन्यू स्ट्रीम, यस, दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इनेबलर टू दिस एंटायर इकोसिस्टम। और जो आज विशेष महती प्रयास हमारे प्रधानमंत्री को बार बार लोगों के सामने आके कहना पड़ता है, मुझे लगता है वो स्वस्फूर्ति हो जाएगा, उसमें लोग खुद जुड़ जाएंगे। आज लोग बहुत उसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो देखिए, जो व्यक्ति इनोवेटर है, जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है, उसको आप ना तो डंडे के तौर पे मजबूत समझिए, ना वो अपने आप को कानूनी पचड़ों में डालना चाहता है, वो तो अपना काम करना चाहता है। तो हमारा सिस्टम जब उसको इनेबल करेगा, तो आप देखिए 5 गुना, 10 गुना क्या, 50, 100 गुना वृद्धि। क्योंकि हमारे देश में जो टैलेंट है, जिसको हम जुगाड़ भी कई बार कहते हैं, वो एक्चुअली इनोवेशन है जिसको हम जुगाड़ कहते हैं। पूरी दुनिया में इस बात का लोहा माना जा चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट या कोई हो, उसमें भारतीय सीईओ काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं वो कंपनियां भारत में, क्यों नहीं वो लोग भारत में आके अपना काम बढ़ा सकते हैं। तो ये अगर हमारा जो सिस्टम है सिस्टमैटिक हो जाए, आईटी इनेबल्ड हो जाए, जो हमारा पूरा लॉ एनफोर्समेंट और लीगल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है, तो मैं भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने में जो भी ताकतें चाहे कितनी भी लग जाए, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। हमारा ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट निश्चित है। थैंक यू सर। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जो है, रियली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड इलाबोरेटिंग ऑन द वेरियस वेरी सेंसिटिव इश्यूज। और एक चीज जो है ना निकल के सामने आई है कि जो भारतीय टैलेंट्स हैं
उनको यदि एक प्लेटफॉर्म के पास में खड़ा करके एक विजन के साथ आगे बढ़ा जाए तो सब कुछ संभव है। इससे जो है भारत में एक इकोसिस्टम डेवलप होगा, भारत में एक माहौल पैदा होगा जिससे हम एक तो इंटरनल रिसोर्सेज को भी जो है ना जनरेट कर पाएंगे और बाहर से भी एफडीआई से लेके अन्य जो है ना रिसोर्सेज भी बहुत बड़ी मात्रा में फ्लो होना चालू होंगे। अभी आपने बहुत ही सही बात कही है कि अभी जो इको एनवायरनमेंट इज नेगेटिव, आदमी डरा हुआ रहता है, जिसके पास घर है उसको लगता है कि हम घर किराए पे दे देंगे तो खाली होगा कि नहीं होगा जब मुझे जरूरत होगी। आप सामने वाला जो है ना कुछ कहीं किसी को पैसा देना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कोई वो रियल एस्टेट खरीदना चाहता है, ही इज नॉट वेरी श्योर कि वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जो एक इकोसिस्टम पूरा डेवलप किया जाए और दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने 6000 लोगों को ट्रेन किया है, ये जो 6000 लोग ट्रेंड हुए हैं इनका क्या इम्पैक्ट आया ग्राउंड पे? यदि वो जो है ना उतने ही बने हुए हैं या वो जो है ना उन्होंने ट्रेनिंग ली इसके बाद वो कहीं साइड में पहुंच गए और उनको जो है ना कंट्रीब्यूट करने का कोई मौका ही नहीं मिला, अदरवाइज इतने सारे लोगों के द्वारा ढेर सारे प्रयासों के बावजूद भी व्हाट इज द इम्पैक्ट बीइंग फेल्ट बाय द पब्लिक? पब्लिक को क्या सुधार मिल रहा है? तो मुझे लग रहा है कि इंडिविजुअल, और आपने इस बात को समझा भी और इसको दोहराया भी कि हमें सिस्टमिक जाना पड़ेगा। तो जो एक फिलॉसफी अपन ने बनाई है कि सिस्टमिक रूप से a system will become the superior to the individual. So we will be helping everybody. We will be helping complainant, we will be helping police officer, we will be helping technocrats, we will be helping experts, and we will be bringing them under one umbrella जहां पे कि वो सिनर्जी के साथ काम कर पाएंगे, and net productive result would be the behavior modification, the ethos modification, which will provide a right kind of the environment not only for development but probably that behavior modification will take away all negative tendency। तो हम ज्यादा खुश रह पाएंगे, हमारे पास जो भी होगा हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। अभी तो जो है हर कोई मूर्ख बनाने में लगा हुआ है, कहीं ये नहीं मालूम पड़ता है कि वो जो कह रहा है वो सही है कि गलत है। एक व्यक्ति आया कि साहब हमारा तेल लगाइए और आपका 2 मिनट में जो ना जादू ही परिवर्तन हो जाएगा। अब सामने वाले ने ले लिया, मूर्ख बन गया, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, अब उसको कहीं उसकी रिपोर्ट भी नहीं हो पा रही है। तो भाई जो है ना हमारे बैकएंड इंजन क्यों काम नहीं कर सकते? हम जो है ना अपने एक्सपर्ट्स को सिस्टम ने लिया और उनको दे दिया। यदि उस जो एक्सपर्ट की मदद से यदि हम ऐसे कुछ लोग केसेस को भी पकड़ पाएंगे तो उस हैवी पेनल्टी से वी कैन डिस्ट्रीब्यूट वेरी हैवी रेवेन्यू टू दूज एक्सपर्ट्स। हमारे एक्सपर्ट्स कल जो है ना किसी शासकीय सेवा के मोहताज नहीं होंगे। You and me can work very powerfully by having a revenue stream for our work. Even कल हम जो है we can conceive a police which will be working on revenue stream rather than जो है ना government service. It is doable. केवल हमें सोचने की जरूरत है और वैसा लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करने की जरूरत है, वैसा टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्रिएट करने की जरूरत है जिसका 70-80% हम ऑलरेडी क्रिएट कर सके हैं। इट इज ऑलरेडी देयर, नाउ इट इज क्वेश्चन ऑफ जो गैप है उसको फिल किया जाए, इंटीग्रेट कर लिया जाए और इट शुड बी एक्सेप्टेड एट ए लेवल लाइक ए प्राइम मिनिस्टर लेवल, सो दैट उनका जो है ना ब्लेसिंग, उनकी एनर्जी फ्लो हो। तो ये काम हम 3 महीने से 6 महीने के उसमें कर सकें। और जो भी लाट साहब जहां भी बैठे हुए हैं, they should not use their energy in thwarting it, they should use their energy to propagating and propelling it। यदि उसमें कुछ कमी भी है तो they should identify those lacunas and we can work and overnight we can improve those lacunas। and ये जर्नी तो हमेशा लागू रहेगी। यदि हमने जो सिस्टम कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, इट विल बी वर्किंग ऑन द वर्सन्स। तो एज वी विल ग्रो सम नेगेटिव पैटर्न विल कम, identifying those negative patterns we will be improving ourselves। तो एक जो AI बेस्ड है, मतलब वो बिना रिपोर्टिंग के भी जो है ना उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाएगी, and before it is becoming the problem, probably we will be ready with the solution। Now it is doable। The machine learning and the deep learning is providing, and with the so much of the rich data set, we would be in position to literally do the magic। हम जादुई परिवर्तन ला सकते हैं जो कि बहुत सारे लोग शायद सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं, वो हकीकत में कन्वर्ट हो सकता था।
So thank you very much, Dr. Anuj, for really sparing your valuable time. Thank you, And sir. I request you to be the formally part of the Crime Free Bharat mission, and let's synergize energy of each people like you, and let it become a very 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 powerful जो है ना platform where जो है we are already having is a basically a legal, we are already having a framework, it is already recognized by the government of India as a national police mission. Now it is question कि इसी umbrella में हमें वो सब चीजें परोस दें rather than looking for somebody else to do it. क्योंकि यदि हम सोच पा रहे हैं और हम समाधान को डिजाइन भी कर पा रहे हैं, उसको हम मॉडिफाई करके और इम्प्रूव भी कर पा रहे हैं, तो हम दूसरे की तरफ क्यों देखें? और यही कारण है कि हमने नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस का बाकायदा पूरा लॉ क्रिएट किया. We have formally submitted to the BPN R&D, let it be sent to the MHA and let it be considered by the Parliament for the enactment, because we need statutory and constitutional mandate जिससे कि हम गारंटी ऑफ प्राइवेसी दे सकें, डीवर्डनिंग कर सकें, हम पुलिस को जो है ना एक की एनर्जी को चैनलाइज कर सकें. अभी हर कोई हेल्पलेस है, एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी. मतलब जहां पे कुछ जो है हमारे राजनेता अच्छे सोचने वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं एफआईआर होना चाहिए, उनको हम ही लोग डराते हैं. अरे साहब जो है ना आपके एफआईआर के आंकड़े 10 गुना बढ़ जाएंगे, 5 गुना बढ़ जाएंगे, और rather than working in favor of the public, we work in favor of the fears. So Dr. Agarwal, thank you very much for joining. I sincerely जो है ना expect few lines about your accepting as a important member of Crime Free Bharat, and let's your strength and energy should flow for this platform so that we can collectively create the system rather than expecting from others to do. तो हमारे बच्चे भी हैं, टीम भी है, चंगवन कॉलेज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जो है जैसे टूल्स भी अवेलेबल हैं जिनको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. आगे चल के इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से probably next time we will be coming with a 25 or 50 problem statement under the umbrella of BPN R&D. So I am already preparing some schedule for that, and next time जो है ना we will be majority of the things which we are doing, we will come through the formal problem statement so that n number of the people will be competing to create the better versions for it. So though we might have created some version, but then we will get the superior version, and the moment the superior version is there, we will integrate the superior version. और जितना कर लिया है उतना पब्लिक को परोस देते हैं. तो I expect few words from you about joining this mission, and let's make our country crime free by providing these 5 certainties, and let's be the partner in evolving the system which we have conceived, which we have already visualized. And there's enough because you are already working in that field, there's enough जो है IQ, enough जो है ना talents available. They have already proven their worth by creating lot many modules, and we are already working for the higher versions. So I think if the giant like you would join us, and their capacity could be their company, your company, and your expertise, your association or your network, if we can fuel them in a one direction, I think we can do the job which we are expecting from others to do. So let's become the agent of the change rather than expecting somebody to do it for us. And we will be using the legal channel, we will be using the authority of the government, we have already created something. Let's use this platform for the best of this country. So I expect few words from Dr. Anuj, so that a kind of a blessing, kind of a source of strength for this great mission which I expect from Dr. Anuj. And I would like that all your energy, let it flow. जैसे रामायण में है कि बाली के सामने जो भी व्यक्ति पहुंचता था उसकी आदि शक्ति बाली में पहुंच जाती थी, और यही कारण है राम ने जो उसको मारते वक्त छिप के मारा था, बिकॉज यदि राम की आदि शक्ति उसके पास पहुंच जाती तो राम उसे मार ही नहीं पाते. सो आई से कि लेट्स क्रिएट ए डबल बाली. तो जो भी अपने संपर्क में आए वो हमारा ही हिस्सा बन जाए, उसकी आदि शक्ति नहीं पूरी शक्ति ही हमसे जुड़ जाए, और हमारी
इंटीग्रेटेड क्युमुलेटिव शक्ति इतनी बड़ी हो कि हम देश का जो भला चाहते हैं वो हम भला कर पाए। यदि यदि हम बड़ा सोच पा रहे हैं, बड़ा के लिए हम मॉड्यूल क्रिएट कर पा रहे हैं, इसमें थोड़ी सी एनर्जी और डाल देंगे तो हम 3 से 6 महीने में ही वो चमत्कार कर पाएंगे जो कि अभी सदियों से नहीं हो पाया है। और संभवतः हम उस समय मैं बहुत बड़े पड़ाव में आपके थे इस भी नहीं। विचार से बड़ा सहमत हूँ और मेरा ये मानना है कि जो ये प्रयास आपने प्रारंभ किया है इसमें आगे और काम करने की जरूरत है। इसमें जिस प्रकार से आपने विचार बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया है, ये अपने आप में बड़ा अनूठा उदाहरण है, क्योंकि ज्यादातर बातें तो करते हैं लोग, विचार भी रखते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि उनके विचारों को कोई और फॉलो करे और कोई और करे। अब ये और कौन हो सकता है वाली बात, आपने रामायण का बहुत सही उदाहरण दिया। भगवान ने जो भी विचार रखे उन विचारों को स्वयं मूर्त रूप दिया, उनके लिए संघर्ष किया, प्रयास किया, और इसीलिए आज हम भगवान श्री राम को अपने जीवन के हर क्षेत्र में आदर्श के रूप में फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ कहा, उन्होंने करा। तो हम बिल्कुल आपके इस विचार से सहमत हैं कि कहना आसान है और करना मुश्किल, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो इम्पॉसिबल हो। तो आपने जो ये प्रयास प्रारंभ किया है, हम सभी ये चाहेंगे कि भारत क्राइम फ्री हो, क्योंकि हम खुद भारत का हिस्सा हैं, हम उसी समाज का, उसी देश का हिस्सा हैं, और जब भी ऐसी कोई चीज होगी तो निश्चित रूप से वो मुझे सबसे पहले फायदा पहुंचाएगी। तो मैं अगर किसी और की बात करूं ना करूं, मैं अपनी ही बात करूं, तो तब भी इस प्रकार के किसी इनिशिएटिव को जुड़ने में फायदा ही फायदा है। और मेरे अलावा मेरे सभी निकटवर्ती संबंधी, मित्रगण और मेरे देश के लोग जब इससे लाभान्वित होंगे तो उसका जो अनूठा आनंद मुझे मिलेगा वो अपने आप में इस काम से जुड़े रहने के लिए सफिशिएंट है। तो आप इस प्रयास को अपने आगे बढ़ाएं और हम सभी लोग क्राइम फ्री भारत, पूरी तरह से भयमुक्त समाज, और जिसके लिए हम अपने स्तर पे जो भी अभी तक करते आ रहे हैं और आगे जो भी कर सकते हैं, जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, हम उन सभी लोगों को साथ में लाके इस अवधारणा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और हर चीज के करने में दिक्कतें भी होती हैं और फेलियर भी होते हैं, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, जब भी कोई नई चीज करी जाती है तो उसमें फेलियर होते ही रहते हैं। लेकिन अगर हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारी जो आइडिया है वो ऑनेस्ट है, अगर हम ईमानदारी से सामाजिक कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, देश के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, तो फेलियर की कोई चिंता नहीं करनी है। वो तो जितनी फेलियर होती है उतनी ही अगली चीज अच्छी बनती है। जो भी लोग कभी फेलियर को जिन्होंने देखा नहीं है वो कभी जीवन में महान नहीं बनते, वो कभी भी अच्छी चीज नहीं बनाते। मैं साइकिल चलाना सीखने की कोशिश की थी, और जब तक मैं 2 बार गिर नहीं गया तब तक मैं अच्छे से साइकिल चलाना नहीं सीख पाया। और मेरा यह मानना है कि अगर आपको अच्छी साइकिल चलाना सीखना है तो आपको जितनी जल्दी आप गिर जाओ चलाने के प्रोसेस में उतना ही अच्छा है। तो आई थिंक ये कोई ऐसी चीज नहीं है, समस्या नहीं है। हम सभी लोगों को अपना प्रयास आगे बढ़ाना है। हम बिल्कुल आपको आपके प्रयास के लिए साधुवाद देते हैं, और आप पूरी तरह से आगे बढ़िए, और जो भी संभव हमसे हो सकेगा हम बिल्कुल उसके लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। आखिर ये देश का मामला है, देश में भय को समाप्त करने का मामला है, अपराध पे लगाम लगाने का मामला है, और ओवरऑल हमारे देश के संपूर्ण आर्थिक सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। जो मेरा भी अपना आइडिया है कि मेरा अपना सामाजिक विकास हो, मेरा अपना आर्थिक विकास हो, तो जब मेरा होगा तो समाज का होगा, जब देश का होगा तो मेरा होगा। तो दोनों प्रकार से ये इंडिविजुअल को भी फायदा पहुंचा रहा है और समाज को भी फायदा पहुंचा रहा है, तो इसमें पीछे हटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। Thank you very much. With these words, I really thank you for sparing so much of the time, and I think we have taken enough time. So हम अपने सभी जो है श्रोताओं को, जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, जो अभी इन्होंने देखा है, जो बाद में देखेंगे,
मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आओ हम सब मिलके अपने देश को श्रेष्ठ, आत्मनिर्भर और अपराध मुक्त बनाएं। मित्रों, ये संभव है, और जब सभी अच्छे लोग एक साथ जुड़ जाएंगे तो ये निश्चित रूप से हम कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं डॉक्टर अनुज अग्रवाल को बहुत बहुत जो है ना साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय निकाला है और उन्होंने जो इच्छा व्यक्त की है कि वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। तो हम लोग मिलकर काम करेंगे और भी ऐसे अच्छे सोचने वाले सभी शक्तियों को भी हम जोड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय।